नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। यह 2013 जुलाई महीने में सीटेट का जो परीक्षा हुआ था उसके अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम देश के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन है कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कंबल के लिए उत्तर और पश्चिम मौर्य काल में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है एम्फोरा एक डैश था। ऑप्शन है इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्र युक्त बर्तन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे। ऑप्शन है काला जादू, काला तावीज, काला पत्थर, काला सोना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, काला सोना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। रहट चरखे एवं अग्निशास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मध्यकाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बलबन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र जन्म के लिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के अंतर्गत साधारण व्यक्ति को राजा के रूप में घोषित करते थे। इस परंपरा के दौरान अक्षत्रिय को क्षत्रिय घोषित किया जा सकता था। इसे क्षत्रियों का पुनर्जन्म भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। ऑप्शन है ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नगरम। अगला प्रश्न है नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बंगाली से। नाथ साहित्य बंगला से संबंधित है। यह नाथ संप्रदाय से जुड़ी है। नाथ साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक उपदेशात्मक एवं दूसरा व्याख्यात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। विग वियर एक उदाहरण है। ऑप्शन है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नक्षत्र मंडल का। अगला प्रश्न है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है।
पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार ऑप्शन है बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समान रहता है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के आकार समान रहता है। पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिन कहलाता है। ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन का समय वह समय है जिसमें पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने कक्ष पर ही घूमती है, जिससे घूर्णन की गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ऑप्शन है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आकर्षित वृत्त पर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी गिरती है। विषुवत वह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी के विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। इससे भी रात और दिन की घटनाएं होती है तथा दिन की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की समुद्री तटरेखा अनियमित और दंतुरित है। यह जहाज तथा बंदरगाह हेतु आदर्श स्थल है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एंडज, आल्प्स। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एंडज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, समुद्र से स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है। यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इन मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ऑप्शन है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा,
अमेजन नदी बेसिन। अगला प्रश्न है मलुका क्या है? ऑप्शन है एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, मलक्का का निवासी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक वन्य पशु है। अगला प्रश्न है संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। ऑप्शन है संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषीय विकास कहलाता है, संसाधन प्रबंधन कहलाता है, विकास प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है रक्षक मेखला डैश की एक विधि है, जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागवानी की, मृदा संरक्षण की। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। चले हम रक्षक मेखला श्रृंखला पर कुछ बातें करते हैं। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है, इसे वायुरोधी भी कहा जाता है। इस विधि में वृक्षों और झाड़ियों की एक पंक्ति तैयार की जाती है ताकि हवा से सुरक्षा मिल सके और मृदा का क्षरण भी ना हो सके। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पूरा स्थल है। ऑप्शन है पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूक्ष्म पाषाणिक। भीमबेटका पूरा पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे? ऑप्शन है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद काल में अग्नि, इंद्र और सोम देवता प्रमुख थे। अग्नि को आग की देवता, इंद्र को सभी देवों के देवता कहा जाता था, सोम को धार्मिक और औषधीय गुणों वाला पेय माना जाता था। अगला प्रश्न है संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन है भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भारत यूरोप। संस्कृत भाषा को भारत यूरोप के विविध भाषा परिवार का एक भाग माना जाता है। यह हिंदुओं की प्राथमिक पवित्र भाषा है तथा भारत यूरोपीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है, इसीलिए इसे भरोपीय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ऑप्शन है इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इनाम गांव। इनाम गांव में मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखा जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बनने वाला एक गांव था जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? ऑप्शन है पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तन्हा। बुद्ध द्वारा इच्छाओं की लालसाओं और तृष्णा को तन्हा नाम दिया गया था। उन्होंने 3 प्रकार के तन्हा की व्याख्या की है, काम तन्हा, इंद्रियों की तृष्णा, भाव तन्हा, होने की तृष्णा, विभाव तन्हा, न होने की तृष्णा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से ऑप्शन है इसकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को
संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? ऑप्शन है एक भी नहीं, 2, 4, 12। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश किस मुकदमे पर निर्णय देता है? ऑप्शन है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सबूतों के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? ऑप्शन है वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जगन्नाथ पंथ। जगन्नाथ पंथ या संप्रदाय पर आदिवासी समुदायों का प्रभाव है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व गुरु। उन्हें हिंदू द्वारा पूजा जाता है तथा ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। अगला प्रश्न है, सरकार एवं इनके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, ऑप्शन है वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीके की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ क्रियाओं का आयोजन करे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों और किशोरियों के व्यवहार और प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, टेलीविजन, सहपाठी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, टेलीविजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में बिताए गए समय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, ठीक पाठ योजना पर प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक पाठ योजना और प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में छात्रों की शैक्षिक गतिविधि पर बिताए गए समय को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है उचित पाठ योजना तथा प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। एक प्रभावी पाठ योजना छात्रों को अंतःक्रिया करने, प्रश्न पूछने तथा नए कौशलों को विकसित करने में योगदान देती है। अगला प्रश्न है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? ऑप्शन है गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले, आंतरिक स्रोत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भूकंप, भारत में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भूकंप। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन है तर्कना, मुक्त संगत आत्मकेंद्रिता, सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुक्त संगत। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर निगमन निकालना तर्क कहलाता है। तर्क अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक सामग्री उपयुक्त होगी? ऑप्शन है
फॉलो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, समय रेखा चार्ट, वेन आरेख। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तुलनात्मक चार्ट। विभिन्न देशों में भूमि उपयोगों को दर्शाने के लिए तुलना की जानी चाहिए, जिसके लिए तुलनात्मक चार्ट उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री होगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील और लचीली विधि का प्रयोग, अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के लिए सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उसने समाचार में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप, ऑप्शन है छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। अन्य ऑप्शन दो है, इस विषय पर कक्षा में एक संचरणात्मक बहस का आयोजन कराएंगी। कक्षा में इस स्थिति को जमाने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय से ली जानी चाहिए? ऑप्शन है इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र और मूल्यपरक शिक्षा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंश की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समय रेखा इतिहास की महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी तिथि के अनुसार उपलब्ध कराती है, इसलिए यह किसी राजवंश के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का बेहतर तरीका है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। ऑप्शन है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कौशल से। अगला प्रश्न है, बच्चों को कानून का कम अनुभव होता है, इसीलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, ऑप्शन है कानून के सभी पहलुओं को स्पष्ट करे, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, कानून के प्रति डर पैदा करे। ऑप्शन दूसरा सही है, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? ऑप्शन है विचारोत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थी के विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। ऑप्शन है लोकतंत्र की जय भारत में है, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा है, औपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान पर चर्चा करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करे, इससे शिक्षार्थी सबसे अधिक प्रभावी अपने स्वात्मक संग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, आधुनिक
राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशवाद के विरोध के कारण ही हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। सामाजिक विज्ञान के परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? ऑप्शन है समूह गतिविधि, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण और संकलित आकलन, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधि, रचनात्मक और संकलित आकलन, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धति, बोर्ड परीक्षा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि? ऑप्शन है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित समझ यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि? ऑप्शन है वे बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार का दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करे, वे विवादित मुद्दों से दूर रहे, सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हो। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ प्रश्न पेडागोजी के दिख रहे हैं, इसे समझ के तौर पर आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 86। राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करता है? ऑप्शन राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं से अवगत कराना है। इससे छात्र सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणालियों तथा समाज में इनकी भूमिका को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की प्रस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है, लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण समाज स्त्री और पुरुष हेतु विशेष भूमिका का गुण निर्धारित किया जाता है। कक्षा में इस प्रकार की लैंगिक रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा लड़कियों और लड़कों की भूमिका में कुछ समय के लिए बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए लड़कों को सफाई का कार्य तथा लड़कियों को लड़कों के काम देने चाहिए। इस संबंध में शिक्षक द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।